क्या 1.5 लाख रुपए? अबे तूने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम देखी भी है? जिद अच्छी नहीं होती है काशिफ, इसी में हम दोनों का भला है। आज ही सुबह बेगम ने जो है मुझसे कहा है पैसों का इंतजाम करके आना। मैंने अभी अपने साहब बॉस की लाश देखी है। लाश? तारिक आगे मत जाना, यहाँ जूतों के कुछ निशानात हैं। अभी तो मेरा क्लाइंट ही मुल्जिम साबित नहीं हुआ, आपने इसका साथी भी पैदा कर दिया। मैडम इस सारी तफ्तीश से यही लगता है कि कातिल जो है वो बिल्डिंग के अंदर का ही कोई शख्स है। ये लीजिए सर 5 लाख रफाकत साहब की तरफ से। ओह जबरदस्त, वेरी गुड वर्क। रफाकत अंसारी, अरे वो होलसेलर। अरे भाई वो तो कोई डीठ हड्डी है। मगर तुम ये तो बताओ कि तुमने उसे इस इन्वेस्टमेंट के लिए राजी कैसे किया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने उसे बस ये समझाया कि हमारी कंपनी का एक ही फायदा है, 1 साल में पैसे डबल हो जाते हैं, तो वो फौरन मान गया। वेरी गुड, ये हुई ना बात। और अगर तुम ऐसे ही मुर्गे हर महीने लाती रही ना तो हम बहुत पैसा कमाएंगे। अच्छा ये बताओ कि आज शाम तुम क्या कर रही हो? बल्कि ऐसा करते हैं कि इस खुशी के मौके पर हम कहीं चलकर डिनर करते हैं एक साथ। डिनर? ये मुनासिब नहीं रहेगा सर। अरे भाई क्यों मुनासिब नहीं रहेगा? ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मेरी सेक्रेटरी थी उसके साथ तो मैं यहाँ से लाहौर तक चला जाता था और हम कई दिन तक एक साथ ही रहते थे, खाते पीते भी थे। तुम क्यों मना कर रही हो? क्योंकि सर ये मेरे प्रोफेशन का हिस्सा नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब इसे अपने प्रोफेशन का हिस्सा बना लो। प्लीज सर, ये नौकरी मैं अपनी माँ और भाई को सपोर्ट करने के लिए करी। अगर आज मेरे वालिद जिंदा होते ना तो ये नौबत कभी नहीं आती। ओ, फिर वही फिल्मी डायलॉग, घिसे पिटे बातें हैं। अरे भाई मैंने तुमसे कोई इतनी बड़ी डिमांड तो नहीं की। बहुत हो गया, अब मैं ये नौकरी आपके पास नहीं कर सकती। मुझे आज ही अपना पूरा हिसाब चाहिए। हिसाब? कैसा हिसाब? कैसा हिसाब? पूरे 1 साल से मैं आपके पास नौकरी कर रही हूँ। इस हिसाब से मेरा कमीशन 15% जो कि 8 लाख रुपए बनता है, आपके पास ही रखवाती रही हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, तुम पिछले 1 साल से इस ऑफिस में काम कर रही हो। लगता है तुमने अब तक मुझे पहचाना नहीं है। काशिफ की सेफ में जब एक बार पैसा आ जाए तो सारा पैसा सिर्फ काशिफ का होता है, समझे तुम? हाँ, अगर तुम मेरी बात मान लो तो 8 लाख के 16 लाख भी दे सकता हूँ। हाँ, वो भी सिर्फ तुम। क्या मतलब है इस बात का? आप मुझे हिरासा कर रहे हैं, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जिसके पास पैसा है कानून भी उसी का है, समझे तुम? नौरीन, दरवाजा बंद कर लो, मैं जरा जा रहा हूँ। एक मिनट। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम हफ्ते के दिन कहाँ चल दिए, और ये
तैयार तो तुम ऐसे हुए हो जिसे इश्क लड़ाने जा रहे हो। अरे तुम पागल तो नहीं हो? अबे भाई दफ्तर जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा, हफ्ते के दिन तो दफ्तर बंद होता है और सफाई की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सच सच बता, मामला क्या है? अरे भाई दफ्तर वालों ने बुलाया है मुझे, ओवर टाइम देंगे। ओवर टाइम वादा किया है उन्होंने मुझसे। ओवर टाइम? हाँ। अच्छा, हाय, बल्कि मैं तो कहती हूँ ना, तू रोज आना ना, ओवर टाइम कर ले। सच में कुछ पैसे जमा हो जाएंगे ना, तो इस डर ज्यादा मनहूस घर से ना जान छूट जाएगी। और किसी अच्छे से इलाके में साफ सुथरा मकान ले लेंगे। तुझे पता भी है अच्छे इलाके का? अच्छे इलाके में कम से कम 12 से 15 हजार रुपए किराया है और एडवांस 60 से 70 हजार रुपए मांगता है मालिक मकान। अच्छे इलाके में रहेगी। हेलो। हाँ उस्मान, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? और आपका कारोबार कैसा चल रहा है? अरे आपने क्या सोचा हमारी ऑफर के बारे में? देखो उस्मान, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि उस प्रॉपर्टी को बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अरे इरादा भी हो जाएगा। आप एक बार हमारी ऑफर पे गौर तो करें। जिद अच्छी नहीं होती है काशी, इसी में हम दोनों का भला है। देखो उस्मान, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हम एक दूसरे से वाकिफ हैं, तो बेहतर ये है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें। गुड बाय। हेलो, गुड बाय। देख लूंगा तुझे मैं काशिफ। मैं नहीं जानती, मैं इस मकान में नहीं रह सकती। यहाँ तो ना गैस है ना ही बिजली है। पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कनस्तर भर भर के ना पानी के रोज लाती हूँ। सच में कमर तख्ता हो गई है मेरी। मैं नहीं रह सकती अब इस घर में। बस देख भैया, तू मुझे परेशान मत कर, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अच्छे इलाके में रहेगी। चल कुंडी लगा, जा रहा हूँ मैं। बात सुन ले, बात मेरी। अगर तू शाम में पैसे लेके नहीं आया ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। बस समझ ले, मैं इस मकान में नहीं रहूंगी अब। अरे चल चल, कुंडी लगा, चल। बड़ी जा जा, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मेरे तो नसीब ही तारीकी में डूबे हुए। एक तो ये मनहूस काम खत्म ही नहीं होते। फीदे, फीदे, भाई किन गहरी सोच में है तू? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा परेशान हूँ। भाई आदमी की जेब में अगर पैसा ना हो ना, तो वो परेशानी रहता है। और हाँ, मैंने तुझे कहा था कि मेरे साथ मिल जा, अपनी किस्मत आजमा ले, शायद कोई दाव लग जाए। वो छोड़ यार, मुझे नहीं खेलना जुआ हुआ। ये गंदा काम तू ही कर। भाई जिंदगी भी तो एक जुआ ही है ना। और हम गरीबों का काम क्या है? दूसरों की गन साफ करना। हाँ यार, वैसे तू ठीक कहता है। वाकई हम गरीबों का नसीब ही ख़राब है। आज ही सुबह बेगम ने जो है मुझसे कहा है पैसों का, कि कुछ भी हो पैसों का इंतज़ाम करके आना। अब मैं उसको कैसे समझाऊं यार? अच्छा चल बस कर, बस कर। अच्छा, अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ अभी नीचे मैच देखने के लिए। 4:15 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है, तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। अरे मोहतरमा रुके, आप ऐसे कैसे अंदर जा रही हैं? हम साहिबा प्लीज मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान होकर आपके पास आई हूँ। बैठिए, इट्स ओके शहरियार, बैठिए, तशरीफ रखिए।
क्या क्या हुआ, क्या मसला? आमिना साहिबा, मेरा नाम शाहिदा है। मैंने अभी अपने साबका बॉस की लाश देखी है। लाश? कहाँ पर? उनके ऑफिस में। आज मैं अपने ऑफिस गई थी। ऑफिस की चाबी मेरे पास ही थी। कुछ दिन पहले मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन मेरे कुछ पैसे उनके पास बकाया थे। मैंने सोचा था कि रो धो के उनसे पैसे मांग लूँगी, लेकिन जब मैं ऑफिस पहुँची तो मैंने उनकी लाश देखी। आप कह रही हैं आपके पास चाबी थी ऑफिस की? अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो ऑफिस की चाबी क्यों थी? जी बिल्कुल, नौकरी मैंने कुछ दिन पहले गुस्से में छोड़ दी थी। मैंने सोचा था कि जब अपने पैसे लेने आऊँगी तो उनकी चाबी वापस कर दूँगी। ऑफिस में वहाँ कोई और था? नहीं, हफ्ते का दिन था। हफ्ते के दिन छुट्टी होती है और चाबी मेरे पास थी, इसलिए मैं ही जा सकी। आप बता रही हैं कि आपने दरवाज़ा खोला और दरवाजे से ही आपको नज़र आया कि आपके बॉस की लाश पड़ी हुई है? जी, मैंने दरवाज़ा खोल के देखा, लाश सामने ही पड़ी थी, तो मैं फ़ौरन वहाँ से निकल गई। अंदर नहीं गई थी कमरे में? नहीं, मैं अंदर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया अंदर? नहीं, मैंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया वहाँ। पुलिस को इत्तला करनी पड़ेगी। थाने में फ़ोन तो करो ज़रा, ठीक है? आप इनके साथ जाइएगा थाने, पुलिस को सारी बातें बताएं, ताउन कीजिएगा, ठीक है? और परेशान होने की बात नहीं है। वैसे किसी पर शक है? कौन कत्ल कर सकता है आपके साबिका बॉस को? कत्ल तो उनको कोई भी कर सकता है, क्योंकि उनका बिजनेस ही ऐसा था। दुश्मन तो बहुत सारे थे उनके, इसी वजह से मैंने भी वो नौकरी छोड़ दी थी। जाके बयान इनका रिकॉर्ड करवाएं और पुलिस को वहाँ लेकर जाएं। आइए आप मेरे साथ चलिए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। तारिक, आगे मत जाना। यहाँ जूतों के कुछ निशानात हैं, कहीं ज़ाया ना हो जाए। लिफाफा खोलने वाली छुरी से वार किया गया है ऐन गर्दन पर, इसीलिए इसकी फौरी तौर पे मौत वाक़ होगी। मेरे अंदाज़े के मुताबिक इसको मरे हुए 2 से 2.5 घंटे हो गए। अलबत्ता टाइम ऑफ डेथ का सही अंदाज़ा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही होगा। सर, लाकर खुला हुआ है, इसमें कोई पैसे वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ 2-3 फाइलें पड़ी हुई हैं सर। मुल्जिम बहुत ही शातिर है तारिक। इस फ्लोर पर कौन कौन था और कब और कहाँ था, सबकी तफसीलात निकलवा। सर, उस वक्त इस बिल्डिंग में 3 ही लोग मौजूद थे। 2 इस ऑफिस के मुलाजिम थे और एक यूनियन का सदर था इस बिल्डिंग का। सर, इन्होंने कॉल करके यूनियन के सदर को यहाँ ऊपर बुलाया और उसने पुलिस को इतला दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और हाँ, उस लड़की का बयान ज़रूर लेना। जी बेहतर है सर। उस्मान साहब, इस बिल्डिंग की यूनियन के सदर तो आप ही हैं, तो ज़रा ये बताइए कि 4 से 6 बजे तक आप कहाँ थे? मैं सर अपने ऑफिस में ही था और लंच के बाद कैलूला कर रहा था। कैलूला मतलब मैं आराम कर रहा था। 4 से 6 साहब, मैं नीचे गया था कैंटीन में। ड्यूटी तुम्हारी 3रे फ्लोर पे और तुम कैंटीन पे क्या कर रहे थे? अरे साहब, वो वर्ल्ड कप का मैच आ रहा था और काम वाम भी कुछ नहीं था, तो मैं नीचे चला गया गुड्डू के पास। और हाँ साहब, फरीद भी सारा वक्त यहीं पे था। हाँ साहब, मैं यहीं था, मैं ही सफाई कर रहा था। यही था तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा तू। कौन आया था काशिफ के दफ्तर में? वैसे तो मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। हाँ, वैसे जब मैं
सफाई करते वक्त उनके दफ्तर के सामने से गुजरा ना, तो मुझे कुछ खड़खड़ाहट सी आवाज़ आई, जैसे कोई करहा रहा हो। मैंने कहा हो सकता है मेरा वहम हो। कितने बजे सुनी आवाज़? अब वक्त का तो मुझे पता नहीं, मेरी घड़ी ख़राब थी, इसका तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सका। लेकिन हाँ, शायदा साहिबा को मैंने देखा था तो वो की सीढ़ियों से तेज़ी से जा रही थी। शायदा मैडम, शायद आई हूँ साहब, वो अक्सर हफ्ते को आ जाया करती थी, पर साहब मैं तो 4:15 बजे नीचे चला गया था मैच देखने। इस फ्लोर पर एक शख्स का कत्ल हो गया, ये कैसे मुमकिन है कि आपने कुछ ना देखा? जहन पर जरा जोर डालिए। इंस्पेक्टर साहब, वज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं है। सुबह काशिफ से मेरी बात हुई थी, इलियास और फरीद भी फ्लोर पे मौजूद थे, और हाँ याद आया इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त एक वाक़या हुआ था। वाक़या हुआ? क्या हुआ? क्या 1.5 लाख रुपए? अबे तूने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम देखी भी है, और तुम्हें पता भी है कि कितने होते हैं? वैसे तू इतने सारे पैसों का करेगा क्या? साहब करना क्या है, मैंने भी सोचा था कि छोटी मोटी जमीन लेके मकान बना लूंगा। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। अबे तुम जैसे गरीब लोगों का प्लाट तो सिर्फ कब्रिस्तान में ही मिल सकता है, समझे ना? बेकारी कहीं के। निकल। साहब मैंने इतने साल आपकी खिदमत की है, तो क्या आप मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते? तुम कौन सा मेरे ऊपर एहसान किया है तुमने? हैं? जितना काम किया उसका मुआवजा बाकायदा हर महीने लिया है तुमने। लेकिन साहब ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं भिखारी नहीं हूं, भिखारी नहीं हूं मैं। अच्छा, यानी फरीद को 1.5 लाख रुपए की जरूरत थी? जी जी बिल्कुल, मैंने अपने कानों से सुना। वो काशिफ से 1.5 लाख रुपए मांग रहा था। हाँ साहब, उसे पैसों की जरूरत तो थी। काशिफ साहब पे भी उसको गुस्सा आता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि बुड्ढे की तिजोरी में बहुत माल है, लेकिन वो गरीब के लिए 1000 रुपये भी नहीं निकालता था। 1.5 लाख? हाँ वो तो मैंने उनसे मांगे थे, मगर उन्होंने दिए ही नहीं मुझे। बस इतनी सी बात थी। नहीं दिए, इसीलिए तूने सोचा कि मांगने के बजाय छीन लेता, कत्ल कर देता हूं उसको। लेकिन साहब मैं भला उनको कत्ल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन साहब मैंने उनका कत्ल नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। सर हमारा शक सही निकला सर, ये 1 लाख की गड्डी इसने अपनी बाइक में छुपाई हुई थी। क्या? मेरी गाड़ी में? नहीं साहब, ये जरूर गलत फहमी हुई है। तिजोरी से 15 लाख रुपए गायब है, और ये लाख रुपए तेरे पास से बरामद हुए, और तू कहता कि हमें गलत फहमी हुई। कहां से आए ये पैसे? बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ, सब बताता हूँ साहब। मैं सफाई करते हुए जब सीढ़ियों की तरफ गुजरा तो मुझे ये पैसे मिले। मैंने सोचा कि ये उस्मान साहब को दे दूं, लेकिन साहब फिर मेरे दिल में लालच आ गई साहब, और ये मैंने अपने पास रखी है साहब। लेकिन साहब खुदा की कसम मैंने कत्ल नहीं किया साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया साहब। ऐसे नहीं माने? मैंने कत्ल नहीं किया। थाने लेके चलो साहब, मेरा यकीन करो साहब, साहब मेरा यकीन करो साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया साहब। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। जज साहब, मुलजिम फरीद को गिरफ्तार करने की वजह यह है कि ये उसी बिल्डिंग में सफाई का काम करता है जहां मकतूल काशिफ मालिक का ऑफिस है, और वहीं उसका कत्ल भी है। और सबसे अहम वजह यह है जज साहब
कि मकतूल काशिफ मालिक के ऑफिस से चोरी होने वाली 15 लाख रुपए की रकम में से 1 लाख रुपया इसके पास से बरामद हुआ है, मगर ये मुस्तकिल झूठ बोल रहा है कि वो 1 लाख रुपया इससे सीढ़ियों के पास से पड़े हुए मिले थे। और मकतूल काशिफ मालिक के ऑफिस में मुख्तलिफ जगहों पर से इसकी उंगलियों के निशानात भी मिले हैं। जज साहब, योर ऑनर, मैं आईओ साहब से कुछ सवालात करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। थैंक यू सर। आईओ साहब, मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स मकतूल के दफ्तर से जगह जगह आपको मिले। ठीक है, वो तो मिल नहीं थे क्योंकि मेरा क्लाइंट वहाँ पे सफाई का काम करता है, और जिस वक्त ये कत्ल हुआ मेरा क्लाइंट वहाँ पे सीढ़ियों की सफाई कर रहा था, जहाँ से उसको 1 लाख रुपए मिले थे जो आपने बरामद किए हैं मुबैना तौर पर। ये बताइए, क्या मेरे क्लाइंट की उंगलियों के निशानात आलाए कत्ल से मिले? क्या मेरे क्लाइंट की उंगलियों के निशानात उस सेफ से मिले जिससे लाखों रुपए चोरी हुए थे? वकील साहब, इसकी उंगलियों के निशानात इसलिए नहीं मिले कि इसने बड़ी होशियारी करके उन दोनों जगहों से अपनी उंगलियों के निशानात तो मिटा दिए, मगर घबराहट में दूसरी जगहों से निशानात मिटाना भूल गया। और इससे बरामद होने वाली 1 लाख रुपए की रकम इसकी मोटरसाइकिल से बरामद हुई, जिसका मतलब साफ जाहिर है कि ये पार्किंग में अपनी बाइक तक पहुंचा, और हमें शक है कि इस पूरी वारदात में कोई और भी इसके साथ मुलव्विस है। लीजिए, अभी तो मेरा क्लाइंट ही मुल्जिम साबित नहीं हुआ, आपने इसका साथी भी पैदा कर दिया। आईओ साहब, ये बताइए कि वो सेफ जो नंबर से खुलता था, जिसका पासवर्ड था, इस अनपढ़ आदमी को उस पासवर्ड तक रसाई कैसे हुई? वकील साहब, तिजोरी का पासवर्ड कोई हाफिज शिराजी का शेर नहीं है जिसको याद करने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और शायद आपको मालूम है, आपका ये क्लाइंट स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, और इससे पूछें कि कितने फ़ोन नंबर इसको ज़बानी याद है, तो पासवर्ड याद करना कौन सा मुश्किल काम है इसके लिए। योर ऑनर, पॉइंट की बात तो ये है कि मकतूल के कत्ल के बाद मुतादिद लोग मकतूल काशिफ मलिक के कमरे में आए, इसीलिए पुलिस को जाए वारदात पर बिखरे खून पर कई लोगों के जूतों के निशानात मिले, लेकिन मेरे क्लाइंट के जूतों पर खून का एक धब्बा भी नहीं मिला, ना ही इसके कपड़ों पर कोई खून का धब्बा मिला। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मेरे क्लाइंट का बयान बिल्कुल सच था। ये ना तो कत्ल के वक्त ना ही कत्ल के बाद मकतूल के दफ्तर में गया। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अदम सबूत की बिना पर मेरे क्लाइंट को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के पास इस वक्त मुल्जिम फरीद सोल सस्पेक्ट है। चोरी की रकम का कुछ हिस्सा मुल्जिम से बरामद हुआ। योर ऑनर, मुल्जिम जाए वारदात से निकलकर चोरी की रकम उठाए पार्किंग लॉट तक गया और अपनी बाइक पे उसने चोरीशुदा रकम छुपाई। पुलिस को शक है कि इस वारदात में मुल्जिम का कोई साथी भी है, जिसके हवाले मुल्जिम ने चोरी की बकाया रकम, अपने खून आलूद कपड़े और जूते उसके हवाले किए और खुद मासूम बनके दोबारा बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गया। योर ऑनर, इसीलिए अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि इस वारदात के हवाले से मुकम्मल तफ्तीश की जा सके। थैंक यू सर। चूंकि मुल्जिम फरीद इस केस में सोल सस्पेक्ट है, उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये अदालत हुक्म देती है कि मुल्जिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए, और पुलिस को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि इस केस की आइंदा पेशी में मुल्जिम के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करे और अदालत में पेश करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। तू फिक्र न करना, मैं जल्दी तुझे छुड़वा लूंगी। जज साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे माफ कर दे जज साहब, मुझे माफ कर दे जज साहब, मुझे माफ कर दे। तुम यहाँ क्यों आए हो? मना किया था ना यहाँ मत आना, अगर किसी ने देख लिया तो। अरे साहब, आप तो खामा परेशान हो रहे हैं। मैं इस बिल्डिंग के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, और हाँ, आपने जो माल मंगवाया था ना, वो मैं लेकर आ गया हूँ। 1 नंबर क्वालिटी है, पसंद ना आए तो वापस। देखा तूने? नहीं, किसी ने नहीं देखा था। पक्का? बिल्कुल पक्का। रख दे यहाँ, ये रख और देख, अब
पिछले दरवाजे से जाइए, कोई देख ना ले। चल निकल जल्दी। ठीक है साहब। बता कहाँ छुपा के रखे हैं बाकी के पैसे? साहब आप जितनी बार भी पूछेंगे मैं आपसे यही कहूंगा, मैंने कोई चोरी नहीं की, ना ही मैंने कोई कत्ल किया। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता। और वो 1 लाख की गड्डी मकतूल ने तुझे सालगिरह के तोहफे के तौर पर दी थी क्या? बोल। साहब मैं वो बता चुका हूं ना, वो तो मुझे कॉरिडोर में पड़ी हुई मिली। सर ये बहुत डीट है, अगर आप मुझे एक मौका देना तो ये अपनी जबान से सब कुछ बताएगा। साहब मेरा यकीन करे साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई कत्ल नहीं किया, मेरा यकीन करे साहब। चल ठीक है, कर लेते हैं तेरा यकीन। मान लिया कि तू बेगुनाह है, तो फिर ये बता आखिर काशिफ को कत्ल किसने किया और डकैती किसने की? अभी जो पुलिस ने मजीद तफ्तीश की है उससे तो डिफेंस का केस मजबूत होता नजर आ रहा है। एक गवाह मिला है पुलिस को जिसने पार्किंग लॉट में फरीद को देखा था, उसके हाथ में कोई पैकेट था, वो उसने अपनी बाइक में रखा और फिर वापस बिल्डिंग में चला गया। अब गवाह के इस बयान से तो पुलिस के मफरूज़े को धचका लगता है कि फरीद के साथ जो भी साथी मुलव्विस था वो पार्किंग लॉट में उसका इंतज़ार कर रहा था। फरीद ने उसको जाके वो खून आलूद कपड़े दिए और चोरी की बकाया रकम उसके हवाले की। फरीद तो किसी से नहीं मिला पार्किंग लॉट में। मैडम इस सारी तफ्तीश से यही लगता है कि कातिल जो है वो बिल्डिंग के अंदर का ही कोई शख्स है, क्योंकि चौकीदार के बयान के बाद भी जैसा उसने कहा कि हफ्ते का दिन था, इतनी आमदोरफ्त नहीं थी और उसने कोई नई शक्ल भी नहीं दी। इससे चौकीदार के बयान पर भी किस कदर एतबार किया जा सकता है? वो भी कोई 24 घंटे अपनी ड्यूटी एफिशिएंटली तो नहीं परफॉर्म कर रहा होगा। ये जो बिल्डिंग का कैमरा ख़राब है ना, इसकी वजह से हमें एविडेंस नहीं मिल सके। वैसे पुलिस ने कोशिश की है इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स पर चेक करने की कि वहाँ पर कोई CCTV कैमरा हो और उसकी फुटेज से हेल्प मिल जाए। फिलहाल तो नहीं। तुम खुद जाकर चेक करो। अभी तक पुलिस ये भी तयन नहीं कर सकी कि इस वारदात में क्या फरीद का कोई साथी इन्वॉल्व है या मकतूल के किसी दुश्मन ने फरीद को इस्तेमाल किया। काशिफ साहब का और वो उस्मान साहब का झगड़ा चल रहा था। झगड़ा? कैसा झगड़ा? वो शायद कोई जमीन अमीन का चक्कर था। मैं ऑफिस में जब अंदर गया तो वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और मैं जब बाहर खड़ा था, जब मैंने देखा काशिफ साहब भी जब भी वो गुस्से में ही बाहर निकले थे। सर ये अपने आप को बचाने के लिए मन गलत कहानियां बना रहा है। साहब मेरा यकीन करो साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं कितने बार कह चुका, मुझे माफ कर। मैं एक छोटा सा इतना सा इंसान हूँ, मैं भला सब जुर्म करने की सोच कैसे सकता हूँ? अरे उस्मान साहब कहाँ जा रहे हो? जरा जल्दी में लग रहे हो मुझे। हाँ जरा जल्दी में हैदराबाद जा रहा था, एक काम था। अभी आपको हैदराबाद नहीं, मेरे साथ थाने चलना होगा। क्या मतलब? आज जरा थाने चलकर बताता हूँ। थाने? आजे आजे जरा आराम से ही है, आजे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। हमें पता चला है कि आपका मकतूल से किसी प्रॉपर्टी पर कोई झगड़ा चल रहा था। झगड़ा? ये यकीनन इसने बताया होगा आप। इंस्पेक्टर साहब, काशिफ की हाईवे पर एक प्रॉपर्टी थी जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी। मैंने उससे 1-2 मरतबा कहा कि वो मुझे बेच दे, लेकिन वो नहीं माना। इसलिए आपने उसे ठिकाने लगा और उसका सेफ भी खाली कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो प्रॉपर्टी इतनी कीमती नहीं थी कि उसके लिए किसी को कत्ल किया जाए। और फिर काशिफ के ऑफिस की चाबी भी मेरे पास नहीं थी और ना ही काशिफ के सेफ का पासवर्ड मालूम था मुझे। इंस्पेक्टर साहब, अब आप खुद ही बताइए कि मैं किस तरह ये वारदात कर सकता हूँ। मुमकिन है कि आपने उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला देखा हो और ये सोचा हो
कि इंतकाम लेने का यही सही मौका है। इंस्पेक्टर साहब, मुमकिन तो ये भी है कि काशिफ को उसके मुलाजिम फरीद ने कत्ल किया हो। इंस्पेक्टर साहब, मुमकिन तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसका कोई और दुश्मन हो और उसने उसको कत्ल किया हो। बिल्कुल मुमकिन है, मगर दुश्मनों की फहरिस्त में आपका नाम शामिल है। और याद रखें, आपके हक में कोई गवाह मौजूद नहीं। मौजूद है इंस्पेक्टर साहब, गवाह मौजूद है। असल में उस रोज़ आपसे मैंने एक बात छुपाई थी। कौन सी बात? कि मैं लंच के बाद आराम कर रहा था। फिर क्या कर रहे थे? असल में मैं अपनी एक दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था और जो तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। आप चाहें तो फ़ोन रिकॉर्ड निकलवा कर चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब आप खुद ही बताएं कि कोई शख्स फ़ोन पर बात करते हुए किसी को कत्ल कर सकता है? दलील तो बहुत अच्छी है, मगर ये इम्कान भी मौजूद है कि आपने पैसे के एवज उसको कत्ल करवाया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक मौजूद शहरी हूँ और कानून का एहतराम भी करता हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप मुझ पर इल्ज़ामात की बारिश करते हैं। अगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं तो आप केस तैयार करें और अदालत में भेजें। मैं अदालत में उसका दिफा करूँगा। मशवरा देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़रूरत पड़ी तो हम ये भी करेंगे। और जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाता, आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। जी मैडम, आप कब तक आ रही हैं? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट ही बात है। आपके कहने पे मैंने उस बिल्डिंग के एतराफ़ की बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेज हासिल की हैं। जी मैडम, उनमें से एक फुटेज जो सामने वाली बिल्डिंग से ली गई है वो इंतहाई हैरानकुन है। चलें ठीक है, फिर मैं ये पुलिस से शेयर करता हूँ। ओके। मुकदमे की समाअत का आगाज़ किया जाए। योर ऑनर, इससे पहले कि इस तकाज़ा कुछ बोले, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। इजाज़त है। योर ऑनर, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पुलिस ने इस केस में अपनी रिवायती नाअहली का सबूत दिया है। ना काफ़ी शवाहिद के बावजूद मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ केस बनाया गया। मैं इस तकाज़ा से पूछना चाहूँगा, क्या वो इस केस को सॉल्व करने में दिलचस्पी रखता है या नहीं? जी मिस सामना, आप कुछ कहना चाहेंगी? योर ऑनर, तफ्तीश में इस केस के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। इब्तदाई तफ्तीश में जिन गवाहों ने बयानात दिए थे, उनमें से एक गवाह के बयान में कुछ तजादात नजर आए। जब पुलिस ने दोबारा उस गवाह से तफ्तीश की तो उसने पुलिस के सामने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। सर, मैं अदालत के सामने इस कत्ल के केस के असली मुजरिम को पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त। ये भी तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम शाहिदा नदीम है। मेरे सामने तुम्हारा एतराफ़ी बयान मौजूद है। क्या ये बयान तुमने ही दिया है? जज साहब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, पुलिस ने मुझसे धोखे से खाली कागज़ पे दस्तखत ज़रूर लिए थे, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। सामना, ये तो अपने बयान से इनकार कर रही है। अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई और सबूत है, कोई और गवाह है, तो वो पेश करें। जी बिल्कुल योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के पास मुल्ज़िमा शाहिदा के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत है। योर ऑनर, इस वक्त ये सिर्फ अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। शाहिदा साहिबा, आपने इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को ये बयान दिया था कि आप उस रोज ऑफिस से तकरीबन 6:20 पर निकली थी। जी बिल्कुल, मैंने यही बयान दिया था। लेकिन हमें जो सीसीटीवी फुटेज मौसूल हुई है उसमें तो साफ नजर आता है कि आप 5:30 बजे उस रोज दफ्तर से बाहर निकल कर गई थी। फुटेज? कैसी फुटेज? बिल्डिंग के सारे कैमरे तो खराब थे। जी हाँ, बड़ी प्लानिंग के साथ जो आपने वारदात की है, इसीलिए आपको हर बात की खबर थी कि बिल्डिंग के कैमरास खराब हैं। कोई नोटिस ही नहीं कर पाएगा कि आप वारदात करके कितने बजे बिल्डिंग से फरार हुई। मोहतरमा, ये सीसीटीवी फुटेज जो हमें मौसूल हुई है, ये आपके ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग में कैमरा लगा है और इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है
कि 5:30 बजे आप अपने ऑफिस से निकली हैं और आपके हाथ में एक बैग भी। तो मैडम, जब मैं आपके ऑफिस में आई थी तो वो बैग जब भी मेरे पास ही था। जी हाँ, आप मेरे पास आई थी और आपके हाथ में बैग भी था। आप अदालत को ये बताना चाहेंगी कि आप अपने ऑफिस से निकलकर कहीं और गई थी या सीधा मेरे ऑफिस आई? मैंने आपको बताया तो है, आप कैसी बातें कर रही हैं। मैं ऑफिस गई थी, मैंने जब वहाँ पे लाश देखी तो मैं इतना घबरा गई और घबराहट में मैं सीधा आपके ऑफिस पहुँची और मुझसे वही भूल हो गई। लगता है आपकी घबराहट अभी तक आप बता रही है। मोहतरमा, आपके ऑफिस से मेरे ऑफिस तक का सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है और उस रोज 5:30 बजे आप अपने ऑफिस से निकली। उस सीसीटीवी फुटेज के टाइम स्टैम्प पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और 7 बजे आप मेरे ऑफिस तशरीफ लाए। और उससे भी एक और इंटरेस्टिंग बात, योर ऑनर, इस फाइल को मुलाहिजा कीजिए। इसमें स्टिल शॉट्स हैं 2 मुख्तलिफ सीसी कैम की फुटेज के। कुछ स्टिल तस्वीर तो उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की हैं जो कैमरा इनके ऑफिस की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग पर नजर। और योर ऑनर, जिन स्टिल्स का हमने प्रिंट आउट निकलवाया उस पर टाइम स्टैम्प देखा जा सकता है। 5:30 बजे ये एक बैग उठाए अपने ऑफिस से निकली। योर ऑनर, दूसरे स्टिल फोटोग्राफ्स उस सीसीटीवी कैमरा की हैं जो मेरे ऑफिस में नस्ब है। और इन स्टिल्स में जो बात खास तौर पर नुमायां है, एक तो टाइम 7 बजे ये मेरे ऑफिस में तशरीफ लाई। इन्होंने मुख्तलिफ कपड़े पहने हुए, जो कपड़े पहने ये अपने ऑफिस से निकली। जब ये मेरे ऑफिस पहुंची तो इनके कपड़े तब्दील थे और अदालत के सामने इन्होंने अभी ये बयान दिया है कि ये अपने ऑफिस से निकलकर घबराहट की हालत में सीधी मेरे पास आई, ये बताने के लिए कि एक लाश पड़ी है दफ्तर में और पुलिस को इतला दीजिए। योर ऑनर, वारदात करने के बाद ये अपने घर गई। चोरी की रकम जो ये अपने बैग में अपने साथ लेकर गई थी अपने घर पर छुपाई और फिर कपड़े तब्दील किए, क्योंकि उन कपड़ों पर इनके जुर्म के निशानात मौजूद थे। मकतूल के खून के छींटों से भरे हुए ये कपड़े बदल कर मेरे ऑफिस आई और इन्होंने ड्रामा रचा। योर ऑनर, अदालत को यह भी बताते चलूं कि शाहिदा को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने इसके घर की तलाशी ली तो पानी के टैंक में प्लास्टिक के लिफाफों में तय हुए 14 लाख की बकाया रकम भी बरामद कर ली गई है। योर ऑनर, पुलिस के सामने तो ये तराफे जुर्म कर चुकी है। अपनी सफाई में अगर ये अभी भी कुछ कहना चाहती हैं तो प्रोसिक्यूशन इनको इजाजत देता है। थैंक यू सर। जी शाहिदा बीबी, तमाम नाकाबिले तरदीद सबूत इस बात का इशारा कर रहे हैं कि असल मुजरिम तुम हो। बताओ तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? हाँ, मारा है मैंने उसे, मार दिया मैंने उस बुढ़े को, क्योंकि मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसों पे वो अकेले ही हक जताना चाहता था। मुझ पे गंदी नजर रखता था, मुझे मेरा मजाक उड़ाता था, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाता था। मार दिया मैंने उसे। पुलिस के पास जाकर तुम कहोगी ये कि ये सारी दौलत तुमने फ्रॉड करके हासिल की है? देखो, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हाँ, कि तुम जरूर अंदर हो जाओ, बंद कर देगी तुम्हें पुलिस। बेहतर यह है कि तुम मेरी बात मानो और अपनी जुबान बंद रखो और अपनी औकात में रहो। चलो दफा जाओ यहां से, गेट आउट। ठीक है, औकात में। ठीक है, बहुत अच्छी तरह मुझे समझा दिया कि मेरी औकात क्या है। अब तुझे तेरी औकात याद दिलानी पड़ेगी। मार दिया उसे मैंने, और ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है।
मार दिया मैंने उसे, मार दिया मैंने। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। तमाम तर हालात और वाकयात को पेश नजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम फरीद खान इस केस में बेगुनाह है। लिहाजा यह अदालत मुल्जिम फरीद खान को इस केस से बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि शाहिदा को गिरफ्तार करे और उसके खिलाफ चालान तैयार करके अदालत में पेश करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।